जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को सीखना है स्प्लिटिंग द क्रेडिट सेल इनटू मल्टीपल बिल। ठीक है। स्प्लिट करने का मतलब होता है अलग अलग करना, बांटना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बिजनेस है और हमने अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया और हमारे कस्टमर ने ये बोला कि इसका पैसा हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, अभी एक साथ हमारे पास पैसा नहीं। तो हमें उस बिल को, जो बिल हमने सेल किया था, उसको उतने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा जितने पार्ट में वो हमको पैसा दे। जैसे मान के चलिए कि अगर हमने 1 लाख रुपए का सेल किया, हमने 1 लाख रुपए का सेल किया और वो सेल किया किसी कस्टमर को 1 लाख रुपए का सेल किया और हमारे कस्टमर ने ये बोला कि हम इसका पैसा 3 पार्ट में आपको देंगे। पहले हम आपको 50,000 रुपए देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम आपको 50,000 रुपए देंगे, सॉरी, फिर उसके बाद हम आपको 30,000 रुपए देंगे और उसके बाद लास्ट में हम आपको 20,000 रुपए देंगे। तो जो ये 1 लाख रुपए का ये बिल हमने बनाकर दिया था, उस बिल को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा या 3 पार्ट में अलग अलग करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं स्प्लिट करना। स्प्लिट करने का मतलब इस 1 लाख के बिल को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3 अलग अलग रेफरेंस देना पड़ेगा और इस 3 अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से वो हमको पैसा पे करेगा। यानी अगर वो पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है, ठीक। साथ ही साथ यहाँ टाइम भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि पहला पेमेंट हमारा किस डेट को होगा, दूसरा पेमेंट किस डेट को होगा और तीसरा पेमेंट हमारा किस डेट में होगा। जब एक ही बिल को, जब एक ही इनवाइस को या एक ही बिल को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो वो हमारा कहलाता है स्प्लिट करना। स्प्लिट करने मतलब विभाजन करना, अलग अलग करना। इसकी जरूरत तो वहां पड़ती है जब किसी सिंगल बिल का पेमेंट हमारा कस्टमर हमें इंस्टॉलमेंट में करता है, किस्तों में करता है तब। देखिए दे रखा है, इन टैली प्राइम वी कैन स्प्लिट द क्रेडिट सेल एंट्री इनटू मल्टीपल बिल। जो क्रेडिट सेल होता है उसको हम एक से अधिक बिल में डिवाइड कर सकते हैं। वेन ए बिजनेस मेक ए क्रेडिट सेल, जब कोई बिजनेस क्रेडिट पर सेल करता है, टू द पार्टी, पार्टी को, एंड अलाउ देम टू मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, और उसको यह अलाउ करता है कि इसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इन दिस केस द कंपनी कैन म्यूचुअली एग्री विद द रिस्पेक्टिव पार्टी फॉर पार्ट पेमेंट। कंपनी अपनी पार्टी से म्यूचुअली एग्री होता है, किसके लिए? पार्ट पेमेंट करने के लिए। एंड रिकवर द टोटल ड्यू विद इन स्पेसिफिक टाइम, और जो हमारा ड्यू है उसको एक निर्धारित समय में रिकवर करने। यानी अगर अपने कस्टमर को हम कोई क्रेडिट पर सेल करें और सेल करने के बाद उससे म्यूचुअली एग्री हो जाएं, ठीक है, उससे क्या हो जाए, हम एग्री हो जाए कि ठीक है, इसका पेमेंट आप हमको 3 पार्ट में कर दीजिएगा, 4 पार्ट में कर दीजिएगा, हर बिल के भीतर इतना इतना गैप रख लीजिएगा, ठीक। तो वो हमारा कहलाता है स्प्लिट करना। इन सच केस वी कैन यूज द बिल एलोकेशन कैपेबिलिटी इन टैली प्राइम। ऐसे केस में हम बिल एलोकेशन कैपेबिलिटी का यूज करते हैं टैली प्राइम में, टू क्रिएट वन आर मोर रेफरेंस, एक या एक से अधिक रेफरेंस को बनाने के लिए, एज पर द ब्रेकअप डिसाइडेड, जैसा हमने ब्रेकअप कर रखा है उसके आधार पर। ईच बिल डिफरेंस कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड विथ ए क्रेडिट पीरियड। जितना भी हम बिल डिफरेंस जनरेट करेंगे उसके लिए क्या किया जाएगा, एक क्रेडिट पीरियड निर्धारित किया जाएगा, आर ए ड्यू डेट, या उसका कोई ड्यू डेट निर्धारित किया जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने सेल किया वेनस वर्ल्ड को बिल नंबर 14 से, कितना? टोटल 1,80,000 रुपए। हमने लिखा श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू वेनस वर्ल्ड
ऑन द सेल बिल नंबर 14, 14 नंबर बिल्स। ये बिल हमारा था 1 जुलाई 2020। स्टॉक आइटम था LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन था पटौना लोकेशन। क्वांटिटी था 10 पीस। और ये रेट है हमारा 18,000। टोटल अमाउंट हो गया 180। यानी हमने वेनस वर्ल्ड को बिल नंबर 14 से 1,80,000 रुपए का सेल किया। यहाँ तक बात में आ रही है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। वेनस वर्ल्ड एग्री टू पे द अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट। और वेनस वर्ल्ड एग्री था कि हम इसका पेमेंट आपको 3 किस्तों में करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹80,000, जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो 80,000 रुपए का होगा। इन फर्स्ट 10 डेज, पहले 10 दिनों के भीतर। विथ रेफरेंस नंबर 14-1, जिसका रेफरेंस नंबर होगा 14-1। यानी 180 का हम सेल करेंगे और वेनस वर्ल्ड हमको 10 दिन के भीतर 80,000 रुपए का पेमेंट करेगा। ठीक। दूसरा जो किस्त बनेगा वो बनेगा हमारा 50,000 रुपए का, और ये होगा उसके 10 दिन के भीतर, यानी पहले किस्त के 10 दिन के भीतर। और तीसरा जो किस्त बनेगा वो भी 50,000 का बनेगा, और ये होगा हमारा, ये भी 10 दिन के भीतर। तो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंस बनाना है। एक 14-1, 14-2 एंड 14-3। पहला होगा हमारा 80,000 का, दूसरा होगा 50,000 का, और तीसरा भी होगा 50,000 का। और तीनों के आपस में जो गैप होगा वो 10-10 दिन का गैप होगा। यानी पहले बिल्कुल 10 दिन का समय देंगे। 14-2 के लिए हम 20 दिन का टाइम देंगे, और 14-3 के लिए हम 30 दिन का टाइम देंगे। तीनों बिल के लिए हम अलग 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 टाइम देंगे, और उस हिसाब से हमें पेमेंट करना रहेगा। बात समझ में आ रहा ना? अब हमें इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं। हम आ जाते हैं अपना टैली प्राइम में। क्या चीज आगे दिया होगा? पहले आपको एजुकेशन मोड में आ जाना है, और यहाँ से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लें। तो हम डेटा में आ जाएंगे, और डेटा में हमारी कंपनी दिखाई देगी, श्रीदेवी इंटरनेशनल। यहाँ पे सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, और F8 से सेल्स वाउचर में जाएंगे। रेफरेंस नंबर हमारा 14 दे रखा है। ठीक। पार्टी का नेम हो जाएगा हमारा वेनस वर्ल्ड। यहाँ सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे जो आइटम का नेम है वो है LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। क्वांटिटी हो जाएगा इसका 10 पीस, और रेट हो जाएगा 18,000। हम 10 पीस भर दिए और रेट हो गया 18,000। इंटर करेंगे, यहाँ न्यू रेफरेंस कर देंगे, और हो जाएगा 14-1, पहला रेफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है 10 डेज के। देखो सीधे कर्सर आगे चला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, 20 दिन का टाइम सेट कर रखा है। थोड़ा सा हमें बैक आना पड़ेगा, और वेनस वर्ड के लेजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ मॉडिफाई करने के बाद डिफॉल्ट के पीरियड को हटा देना है, खाली छोड़ दीजिए। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम एंट्री को सेव करेंगे तो न्यू रेफरेंस आएगा, और न्यू रेफरेंस में इस बार कर्सर हमारा यहाँ पे जाएगा। तो पहले के लिए हमने 10 दिन का टाइम दे दिया। जो 14-1 है, इसका जो इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा वो है हमारा 80,000 रुपए का, और इसको 10 दिन का टाइम देना है। तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा 80,000 रुपए, और हमने जो है देखो यहाँ 10 दिन का टाइम दे दिया। यानी 1 जुलाई को अगर हम सेल कर रहे हैं तो 11 जुलाई तक इसका पेमेंट करना। दूसरा भी न्यू रेफरेंस में आएगा, और यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे 14-2। अब इसके 10 दिन आगे जाना है, तो हम 20 दिन का टाइम यहाँ दे देंगे, तो हो जाएगा 21 जुलाई, और इसका अमाउंट हो जाएगा 50।
तीसरा वाला भी हमारा हो जाएगा 14-3, और यहाँ हम 30 दिन का टाइम दे देंगे, ये भी हमारा हो जाएगा 50। बस इसी तरीके से हम एंट्री करेंगे, इंटर करेंगे। हम यहाँ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। पहला रेफरेंस नंबर 14-1, 10 दिन का टाइम दे देंगे, 80,000 रुपए का अमाउंट। दूसरा 14-2, यहाँ भी 20 दिन का टाइम दे देंगे और 50,000 का अमाउंट। तीसरा 14-3, यहाँ 30 दिन का टाइम और 50,000 का अमाउंट। कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ इसको भी हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा सेल वाला एंट्री। ये देखो सेल में हमने 14-1, 14-2, 14-3, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, 10, 15, 20 दे रखा है। ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। बस यही चेंजेस है। उसके बाद आप इंटर करते हुए आगे बढ़िए। ये हो गया हमारा फाइनल सेल। सेल करने के बाद हम लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, तो यहाँ 14-1, 14-2, 14-3 तीनों हमको दिखाई देगा। तो हम आ गए यहाँ से टैली में, और टैली में अल्ट जी से आगे गो टू में, और यहाँ सर्च करेंगे लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। और जैसे लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आएंगे, पार्टी का नेम वेनस वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ 14- अलग, 14-2 अलग, 14-3 अलग, ये तीनों हमको अलग अलग शो होने लगे। ठीक, उसके बाद यानी हमने एक ही बिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारा जो 14 नंबर का बिल था, उस बिल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का यह प्रोसेस कहलाता है स्प्लिटिंग। क्यों किया? क्योंकि हमारा कस्टमर इसका पेमेंट 3 पार्ट में करेगा, और इस बात पे हम एग्री। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कस्टमर इसका पेमेंट कितने पार्ट में करेगा? 3 पार्ट में, और इस बात में हमें क्या है, एग्री है। इसलिए हमने सिंगल बिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 14-1, 14-2, 14-3। यहाँ आने के बाद फिर रिसिप्ट वाउचर में आपको जाना है, और यहाँ बोला जा रहा है 31 जुलाई 2020 रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम वेनस वर्ल्ड अगेंस्ट सेल्स मेड ऑन 1 जुलाई 2020 विथ रेफरेंस नंबर 14-1, और चेक नंबर है 230005। तो हम यहाँ से आ जाएंगे ऐड वाउचर में, और ऐड वाउचर में आने के बाद हम यहाँ से आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर। ठीक, या फिर यहाँ से सीधे हम F6 से रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, क्रेडिट करेंगे वेनस वर्ड को। अगेंस्ट रेफरेंस में हम बिल नंबर 14-1 सेलेक्ट करेंगे, और अमाउंट हो जाएगा 80,000 रुपए, और डेबिट करेंगे कोटक बैंक का खाता, इंटर करेंगे, और बिल नंबर भरना है 230005, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। इसके बाद जब अल्ट जी से हम वापस आएंगे, दोबारा लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, और वेनस वर्ड का लेजर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो 14-1 हमारा गायब, क्योंकि वो बिल हमारा एडजस्ट हो। इस तरीके से एक ही बिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसका पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे। बस में एक ही बिल को 3 पार्ट में डिवाइड करने का ये तरीका है। तीनों का ड्यू डेट अलग अलग रख सकते हैं, तीनों का अमाउंट भी अलग अलग रख सकते हैं, और तीनों पैसा भी अलग अलग डेट में रिसीव कर सकते हैं। अब है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। हमारा जो कस्टमर है उसका पेमेंट परफॉर्मेंस क्या है, उसको चेक करना। देखिए दे रखा है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज is the average time that customer take to pay their bill। यानी हमारा कस्टमर अपना बिल पे करने में लगभग एवरेज कितना टाइम ले रहा है, एवरेज कितना टाइम ले रहा है, ये हमारा कहलाता है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द रिसीवेबल टर्नओवर इज लो। ऐसा भी संभव है कि हमारा रिसीवेबल का टर्नओवर क्या हो, लो, एंड पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाई, और पेमेंट परफॉर्मेंस हमारा हाई हो। इससे ये इंडिकेट करता है कि कस्टमर क्लियर देयर बिल आउटस्टैंडिंग, कस्टमर ने अपना बिल तो क्लियर कर दिया, बट टेक ए लॉन्ग टाइम टू डू सो, लेकिन बिल पे करने में बहुत ज्यादा समय। अगर ऐसा करेगा
तो उसका रिसीवेबल टर्नओवर तो लो होगा, लेकिन पेमेंट परफॉर्मेंस उसका हाई। इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, सीधे चलाना रेशियो एनालिसिस पर, या डायरेक्ट हम गोटू की रिपोर्ट से भी रेशियो एनालिसिस पर जा सकते हैं। और वहां पे हमें सेलेक्ट करना है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, फिर पार्टी सेलेक्ट करना है वेनस वर्ड, फिर यह 5 से डिटेल के मोड में आना है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं वापस आने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली से रेशियो एनालिसिस पे जाते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, यहाँ पर एंटर करेंगे, पार्टी हम वेनस वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और अल्ट F1 से या अल्ट F5 से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, डेट रेंज सेलेक्ट करना चाहेंगे, यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, इस रिपोर्ट को ध्यान से समझिए। रिपोर्ट ये बता रहा है कि हमने 1 जुलाई को सेल किया, और 1 जुलाई को हमने सेल किया, और हमारे कस्टमर ने 1 जुलाई को ही पेमेंट कर दिया। 1 जुलाई को हमने सेल किया और 1 जुलाई को ही पेमेंट आ गया, तो पेमेंट क्लियर करने में उसने 0 डेज का समय लिया, जबकि यह हमारा ड्यू था 11 जुलाई। इससे क्या हुआ, इसने 10 दिन बिफोर हमको समय से पैसा दे दिया। बस में आ रहा ना, इससे इसका पेमेंट परफॉर्मेंस क्या हो गया, हाई हो गया, 150 हो। अच्छा, अगर हम यहाँ रिसिप्ट पर आए और कंट्रोल इंटर करें, और यहाँ डेट हम चेंज कर दें, और इस बार डेट हम कर दें 31 जुलाई का। देखो, सेल हुआ था हमारा 1 जुलाई का, बात समझ में आ रहा ना, सेल हुआ था हमारा 1 जुलाई का, इसका पैसा इनको देना था 11 जुलाई का। लेकिन अगर मान के चलिए कि इसका पैसा इन्होंने 31 जुलाई को किया, कंट्रोल ए से हमने कर लिया एक्सेप्ट, ये देखो, तब देखो बिल हो गया हमारा 1 जुलाई का, पेमेंट क्लियर हुआ हमारा 31 जुलाई का। कितना समय लिया इसने, 30 दिन। कितना दिन डेट लेट हुआ ड्यू डेट से, 20 दिन। 1 जुलाई का ये सेल था, और इसका पैसा उनको 11 जुलाई को देना था, लेकिन उसने पैसा दिया 31 जुलाई को, यानी कितना लेट दिया, 20 दिन। तो ये हमारा रिपोर्ट यहाँ से चेक करके हम इसको बता सकते। अच्छा, डिले इन रिसिप्ट बता रहा है कितना लेट होगा, क्लियर डेट में किस डेट में क्लियर हुआ, और ड्यू ऑन में कब का ड्यू था। ये तीनों चीज यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। हमारा बिल किस डेट का था, ठीक, ये क्लियर कब हुआ, कितना टाइम लगाया, ठीक, ड्यू कितना दिन, ड्यू डेट क्या था, और हमारा कितना दिन पहले पेमेंट हुआ है, कितना दिन लेट पेमेंट हुआ, ये सब यहाँ पे दिखा है। ये रिपोर्ट समझ में आ रहा है ना। इस रिपोर्ट में डेट ऑफ बिल, बिल का डेट है, बिल नंबर दे रखा है, क्या इनवाइस था वो भी दे रखा है यहाँ पर, क्लियर कब हुआ, कितना दिन समय लिया, ड्यू डेट क्या था, और ड्यू डेट से कितना लेट हुआ, ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स, इसे बोलते हैं पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। देखो यहाँ दे रखा है, फॉर द लेजर परफॉर्मेंस रिपोर्ट यू कैन प्रेस एच एंड चेंज व्यू and select the required view from the list like bill wise detail, monthly summary, moment analysis, voucher detail. For example, if we click bill wise detail, then ledger outstanding report will appear. हम यहाँ इस रिपोर्ट से हम आ जा रहे हैं Alt H से चेंज व्यू, और चेंज व्यू में अगर बिल वाइज रिपोर्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में लेकर चला जाएगा। ये पूरा ये बताएगा कि वेनस वर्ड का डेट कौन सा था, रेफरेंस नंबर कितना था, अमाउंट कितना था, पेंडिंग अमाउंट कितना था, और ये बिल कितना दिन हमारा पुराना है, इस सब हमको बता दे। बस में आ रहा ना, ये बिल हमारा तुरंत बता देगा कि बिल हमारा कितना दिन पुराना है। तो यहाँ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, लेजर आउटस्टैंडिंग। अब हमको चेक करना है बिल पेबल एंड रिसेबल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं, ठीक है।
इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से आ सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ पे आप जाएंगे आउटस्टैंडिंग। और अगर आपको रिसीवेबल चेक करना है तो आप रिसीवेबल पे आएंगे, ये आपको सारा एनालिसिस दिखाएगा। ये डेट बताएगा, रेफरेंस नंबर दिखाएगा, पार्टी का नेम बताएगा, पेंडिंग अमाउंट दिखाएगा, ड्यू डेट बताएगा, और ओवर ड्यू कितना हो गया है वो बताएगा। ठीक है, ओवर ड्यू हमारा कितना हो गया है वो डेट हमारा बताएगा। जैसे मान के चल रहे हैं कि आज 31 जुलाई है, और ये बिल नंबर 13 का जो पेमेंट होना था 1 जुलाई को होना था, ये देखो 30 दिन बीत गया, इसका डेट ओवर ड्यू कितना हो गया, 30 दिन, क्योंकि इसका ड्यू डेट कितना था 1 जुलाई, और अभी हम लोग 31 जुलाई में है, इसलिए 30 दिन ये लेट। ये हमारा 1 जुलाई का पेमेंट था, ठीक है, ये देखो 10 दिन डिले चल रहा है, इसका ड्यू डेट अलग होगा तो 10 दिन डिले चल रहा है। इस तरह से हम बिल रिसेबल को चेक कर सकते हैं। देखो बिल रिसेबल देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे रिसेबल और पेबल दोनों को चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है, रिसेबल का रिपोर्ट भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ हम अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाना चाहें तो कंट्रोल जे से जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट। देखो यहाँ साइड में दे रखा है हमारा, हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, रिसेबल में, और यहाँ पे देखो साइड में दे रखा है एक्सेप्शन रिपोर्ट। अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, निगेटिव लेजर पे क्लिक करेंगे तो केवल ऐसे लेजर दिखाएगा जिनका बैलेंस हमारा क्या है, निगेटिव में। एक्सेप्शन रिपोर्ट में ओवर ड्यू पेएबल पे दिखाएंगे, तो ऐसे बिल हमको दिखाएगा जो ओवर ड्यू होगा, जिसका पेमेंट हमने अभी तक किया नहीं। यहाँ रिसेबल देखना है तो F5 से रिसेबल देख सकते हैं, पेबल देखना है तो F5 से पेबल भी चेक कर सकते हैं। ये रिसेबल और पेबल दोनों एक साथ हमको दिखाता है। तो ये हमको रिपोर्ट सब चेक कर लेंगे यहाँ से। इसमें रिपोर्ट चेक करना ही बताया गया है, ये रिसेबल का रिपोर्ट दे रखा है कि रिसेबल में कौन कौन सा बिल है, कितने दिनों से बाकी। इस रिपोर्ट में F8 से लेजर वाइज बिल भी हम देख सकते हैं। अभी देखो अभी क्या, जैसे मान लो बिल हमने रिसेबल चेक कर लिया, तो ये देखो क्या, ये सब मिक्स दे रखा है, हरी का, सत्या का, वेनस का, सबका क्या है, मिक्स है। हम इसको लेजर वाइज देख सकते हैं कि किस पार्टी से कितना पैसा रिसेबल है। अगर लेजर वाइज देखना होगा तो या फेड बटन पे क्लिक करेंगे, एक एक पार्टी का अलग अलग दिखाए। देखो जैसे हमने लेजर वाइज पे क्लिक किया, देखो इसने अलग अलग समरी बना दिया। हरी का टोटल बकाया 3 लाख रुपए, सत्या का टोटल 270, और यहाँ पे वेनस वर्ड का टोटल बकाया 226। दिख रखा ना, एक एक पार्टी का इसने अलग अलग कर दिया, पहले हरी का, फिर सत्या का, फिर वेनस का सारा ट्रांजेक्शन इसने एक साथ कर दिया। इसको देखने का यही तरीका है, हम यहाँ से बिल वाइज देख सकते हैं और यहाँ से लेजर वाइज देख सकते हैं। अब है एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का एजिंग एनालिसिस दे रखा है इन टैली प्राइम। इफ यू वांट टू नो अबाउट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल फ्रॉम ए पार्टी इन ए पीरियोडिक मैनर, अगर हम ये पता करना चाहें कि हमें आने वाले 10 दिनों में कितना पैसा रिसीव होने वाला है, उसके 10 दिन बाद कितना पैसा रिसीव होने वाला है, उसके 10 दिन बाद कितना पैसा रिसीव होने वाला है, यानी आने वाले 10 दिन में कितना पैसा रिसीव होने वाला है अलग, आने वाले 20 दिन के भीतर कितना पैसा रिसीव होने वाला है वो अलग, और आने वाला 30 दिन के भीतर कितना पैसा रिसीव होने वाला है ये अलग। अगर इस तरीके की समरी हम निकालना चाहें जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं अपने फंड की, कि ये 10 दिन बाद जो पैसा मिलेगा इससे हम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या इसको बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर इस तरीके की प्लानिंग हम करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही काम का है। ये रिपोर्ट हमको ये बताएगा कि आने वाले नेक्स्ट 10 दिन में कितना पैसा मिलना है, उसके 10 दिन के अंदर कितना पैसा मिलना है, और उसके 10 दिन के भीतर कितना पैसा मिलना है, इसका रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं। या हम महीना वाइज निकाल सकते हैं कि इस महीने में कितना पैसा रिसीव होने वाला है, अगले महीने में कितना रिसीव होने वाला है, फिर उसके अगले महीने में कितना पैसा रिसीव होने वाला। इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, फिर आउटस्टैंडिंग में जाना है,
और फिर जाना है रिसेबल। रिसेबल में आने के बाद हमें F6 से एजिंग मेथड पे आना है। एजिंग बाय डेट और एजिंग बाय ड्यू डेट, हम ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ड्यू डेट के हिसाब से हमको पैसा मिलता है। और यहाँ 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20 जो भी हमको बनाना होगा उस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एजिंग मेथड दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको बिल वाइज कर लीजिए और बिल वाइज करने के बाद आप आ जाइए एजिंग मेथड पर। एजिंग मेथड पे आने के बाद पूछा जाएगा एजिंग बाय बिल डेट, एजिंग बाय ड्यू डेट। हम सेलेक्ट कर लेंगे एजिंग बाय ड्यू डेट। अब हमको डेट रेंज पूछेगा, हमको जैसे ये पता करना है कि आने वाले 15 दिन के भीतर हमको कितना पैसा रिसीव होने वाला है। फिर 15 से 30 दिन के भीतर कितना पैसा मिलने वाला, 30 से 45 दिन के भीतर कितना मिलने वाला है, और 45 से 60 दिन के भीतर कितना मिलने वाला है, और 60 दिन के आगे हमको कितना पैसा मिलने वाला। 2 महीने का एस्टिमेट हम लेकर चल रहे हैं और कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये देखो ये रिपोर्ट हमको बता दिया, ये रिपोर्ट हमको ये बता रहा है कि आने वाले 15 दिन के भीतर, आने वाले 15 दिन के भीतर हमको ये 5,26,000 रुपए मिलने वाले। देखो अभी हमारा रिसीवेबल टोटल कितना बाकी है, 756। आने वाले 15 दिन के भीतर ये 5,26 हमको मिलने वाला है। आने वाले 15 दिन के भीतर देखो लेस देन 15 डेज किस पार्टी से कितना कितना पैसा अगले 15 दिन में हमको रिसीव होने वाला है, उस सब रिपोर्ट हमको बता रहा है। ये हमको रिपोर्ट हमको बता रहा है कि आने वाले 15 दिन के अंदर ही हमको हरीश से 3 लाख रुपए मिलेगा, 36,000 रुपए हमको मिलेगा वेनसवर्ड से, 54 मिलेगा वेनसवर्ड से, फिर 36 मिलेगा वेनसवर्ड से। तो टोटल हमको आने वाले 15 दिनों के अंदर 5,26 रिसीव होने वाला। 15 दिन के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर हमको 270 मिलने वाला है। 30 से 45 दिन के भीतर कोई अमाउंट नहीं है, 45 से 60 कोई अमाउंट नहीं है, 60 दिन से आगे कोई अमाउंट नहीं है। जितने भी अमाउंट है वो 15 से 30 दिन के भीतर हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। टोटल रिसीवेबल अमाउंट हमारा है 756, जिसमें से 526 हमको 15 दिन के भीतर रिसीव हो जाएगा और 270 हमको अगले 15 से 30 दिनों के भीतर रिसीव होने वाला। ये हमको बताता है। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर एजिंग मेथड को बदलना चाहे तो बदल लीजिए। अच्छा टेबल को भी चेक कर सकते हैं, अगर हम टेबल क्लिक कर दें तो टेबल के हिसाब से बताने लगेगा कि आने वाले 15 दिनों के भीतर हमें 3 लाख का पेमेंट करना है, उसके बाद हमें 580 का पेमेंट करना है 15 से 30 दिनों के भीतर। यानी आने वाले 15 दिन में हमको 3 लाख का पेमेंट करना है एलजी को, फिर 15 से 30 दिन के भीतर 5,80,000 का पेमेंट करना अगेन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रिसेबल और पेबल को दोनों एजिंग एनालिसिस से हम मैच करा सकते हैं। ठीक यहाँ पे रिसेबल देखना है, रिसेबल पे क्लिक करके रिसेबल का अमाउंट आ जाएगा, पेबल चेक करना है तो पेबल का। ये रिपोर्ट समझ आ रहा है ना। ये रिपोर्ट बहुत काम कैसे हम अपने फंड की प्लानिंग कर सकते हैं कि जो पैसा हमें अपने कस्टमर से मिलेगा उसको हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं, इससे पैसे की हम प्लानिंग कर सकते हैं। ये रिपोर्ट किस आधार पर निकला है, ये रिपोर्ट निकला है ड्यू डेट के आधार पर, कस्टमर ने हमारे ड्यू डेट दिए हैं। बात में आया? जैसे मान लो हमारे यहाँ जो है आज महीने की 12 तारीख है और हमने ये चेक किया तो हमें ये पता चला कि 20 तारीख तक, 20 तारीख तक क्लास में 10 बच्चे फीस जमा कर देंगे। बस में आया? 20 तारीख तक 10 बच्चे जमा कर देंगे, सब 1500 जमा करेंगे, यानी 15,000 रुपए हमें 20 तारीख तक रिसीव हो जाएगा। अब उस 20,000 की हम प्लानिंग कर सकते हैं कि 20,000 रुपए को हमें कोचिंग में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या उसका पेमेंट किसी को देना है। अगर हमको किसी को 15,000 रुपए देना होगा तो हम 20 दिन के बाद का टाइम उसको दे सकते हैं। उसको चेक करने का एक तरीका है यहाँ से एजिंग मेथड। एजिंग मेथड रिपोर्ट हमको इस तरीके से बताता है। ये रिपोर्ट समझ में आ रहा है ना, यहाँ अपने हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आज आप यहाँ तक चेक कर लीजिए। इसके बाद आगे कल आपको बताया जाएगा, रिमाइंडर लेटर बनाना आपको बताया जाएगा, कंफर्मेशन लेटर बनाना बताया जाएगा।